बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचा। लेकिन आप गौर कीजिए कि जैसे ही PMLN या वफाकी हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में फॉर्म 47 वाली, वो किसी भी मामले को किसी भी अदालत में लेकर जाना चाहती है तो फौरी तौर पर मामला सुना जाता है। ख़ास तौर पर दो अदालतों में उनको बहुत फ़ायदा होता है, जहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब हैं वहाँ पर, और जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वहाँ पे। दो जगह पे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। अब अगर आप देखें तो ये केस लाहौर हाई कोर्ट ने सेटल किया था। मामला ये है कि पहले इसको ज़रा समझ लें आप। मामला ये है कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा धांधली हुई है। यानी अगर आप शुरू हो जाएं रावलपिंडी से लेकर और आप आ जाएं पंजाब के जनूबी पंजाब के हिस्सों तक, तो यहाँ पे मौजूद सीटों में से लगभग 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 70-80% इन्होंने यहाँ जीती हैं। यानी पंजाब का तो सफाया किया तहरीक इंसाफ ने। रावलपिंडी की 13 की 13 सीटें जीते हैं, इस्लामाबाद की तीनों सीटें जीते हैं, लाहौर की सीटों में से सिर्फ एक सीट हारे हैं, बाकी सारी जीते हैं। इसी तरह सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, तमाम पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो बिल्कुल ही वॉश आउट कर दिया नून लीग को, और बहुत बुरी शिकस्त दी नून लीग को। अब हुआ ये कि फॉर्म 47 के ऊपर किसी और की जीत का नोटिफिकेशन आ गया। यानी तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार जिनकी 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार की लीड थी फॉर्म 45 के मुताबिक, और वो मुतमईन थे, तो जब फॉर्म 47 आया तो वो फॉर्म 45 के मुताबिक बनाया ही नहीं गया। जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। तो जहाँ पे जाली फॉर्म 47 जारी किए गए वहाँ नून लीग का उम्मीदवार जीत गया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ उम्मीदवार को जितवा दिया गया। तो अब रास्ता क्या था? पहला रास्ता ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएं। जब वहाँ पे ना सुनी जाए तो फिर आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं। अब धांधली हुई इतनी ज़्यादा सीटों पर है कि लगभग 150 से ज़्यादा सीटें तो यहाँ पे चैलेंज हुई हैं। सूबाई और कौमी असम्बली की मिला के शायद इससे भी ज़्यादा हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पर जो चैलेंज हुई हैं सीटें, उनको दो लोग सुन ही नहीं सकते थे। ट्रिब्यूनल जो बनता है वो हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज का बनता है। तो दो जजेस का पहले नाम दिया गया, लेकिन जब इतनी ज़्यादा सीटें और इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 मजीद जजेस का नाम दिया कि कम से कम 8 जजेस के ट्रिब्यूनल्स मौजूद होंगे, तभी जाके वो धांधली के इन मामलात को सुन पाएंगे। 2 जजेस तो अगले 5 साल में नहीं सुन पाएंगे, इतना ज़्यादा बर्डन है, इतना ज़्यादा लोड है। लिहाजा 6 जजेस के मजीद नाम दिए गए। लेकिन अब मामला ये था कि जो फॉर्म 47 पे बनने वाली हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है, वो ये चाहते नहीं थे कि ये मामला जल्दी हल हो। जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, जो उनकी इंटेंट नज़र आ रही है मेरी दानिस्त में, वो ये कहती है कि वो लोग ये नहीं चाहते कि जल्दी फैसला हो। लिहाजा उन्होंने ये 6 जजेस को जो है, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनके नाम दिए थे, जो होता भी ऐसी है कि चीफ जस्टिस नाम देते हैं और इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देता है, तो इलेक्शन कमीशन ने इन 6 जजेस को नोटिफाई नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस ने बार बार उनको वार्निंग दी और बिलाखिर उन्होंने फैसला दे दिया कि ठीक है जी, ये नोटिफिकेशन इनका हो गया, अब ये ट्रिब्यूनल्स अपना काम करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ तो नून लीग की सिटी गुम हो गई। इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव फूल गए। उन्हें समझ आ गई कि ये तो मुसीबत बन जाएगी। अब ये जजेस जब इंसाफ करेंगे तो जो हमने 47 के फार्म जारी किए हैं, ये पोल खुल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के लोग जो हैं वो जेलों में जाएंगे। जितने लोगों ने धांधली की वो सारे के सारे जेलों में जाएंगे। जिन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी किए वो सारे भी जेलों में जाएंगे। और जो लोग जाली तरीके से फॉर्म 47 पर जीत कर आए वो असम्बलियों से बाहर चले जाएंगे। और जिनको जानबूझकर हराया गया, जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते थे, वो असम्बलियों में वापस हो जाएंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है ये बड़ा खौफनाक था, तो इन्होंने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अब देखें, फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने केस लगा भी दिया। फौरी तौर पे केस लगाया, फौरी तौर पे सुना, और काजी फ़ायद ईसा साहब ने जो आज बातचीत की उससे नज़र आता है कि उनकी एक्चुअली उनका झुकाव किस तरफ है। एक तो उनका इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल रोका था। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि वो एक्चुअली क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वहाँ मौजूद थे और तहरीक इंसाफ अपने जितने भी फॉर्म 45 वाले जीते हुए उम्मीदवार थे, जिनको फॉर्म 47 पे धांधली से हराया गया, वो तकरीबन 100 के करीब ख़वातीन व हज़रात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने वहाँ खड़े होकर हलफ भी लिया। उन्होंने कहा जी हम सारे हलफ लेते हैं कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन जीते हुए हैं।
ये सीटें अगर वापस मिलती हैं ना तहरीक इंसाफ को, तो तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में हुकूमत बन जाएगी। और अगर ये सीटें वापस मिलती हैं तहरीक इंसाफ को, तो मखसूस नशिस्तें छिन जाने के बावजूद 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं होगी। और 2/3 अक्सरियत बहुत ज़रूरी है अगर हुकूमत ने आइन में तरमीम करनी है, जिनमें से एक आइनी तरमीम ऐसी है जिसमें तजवीज़ किया गया है कि काजी फायज़ ईसा साहब को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, ये बात हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने इस केस को सुना और इसके अंदर कुछ कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक दूसरे से मुलाकात क्या नहीं कर सकते थे, एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है, क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है। तो काजी फायज़ ईसा साहब तनाज़ा तो वहाँ शुरू हुआ जब आपने बल्ले का निशान छीन लिया। तो मखसूस नशिस्तों का मामला आज तक आपके पास खड़ा है। वजह क्या है, तनाज़े की वजह क्या है? आपका बल्ले का निशान छीन लेना। एक ऐसा स्याह फैसला पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। अब मामला यह है कि काजी फायज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है, क्या कोई अना का मसला है। तो इस किस्म की बातें की हैं क्योंकि अब जो चीफ जस्टिस आए हैं वो ज़रा मुख्तलिफ नौइयत के हैं और वो अगर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बैठेंगे तो फिर वो उसी तरह का फैसला निकालेंगे जैसा इलेक्शन कमीशन को और PMLN को पसंद होगा, जो दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि जो रिटायर्ड जज हैं वो चाहते हैं कि उनको लाकर लगाया जाए। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है और PMLN की ये ख्वाहिश है कि हाजिर सर्विस जजेस के बजाय जो जजेस रिटायर हो चुके हैं उनमें से पसंदीदा जजेस के ऊपर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं और वो जजेस धांधली जो हुई है इलेक्शन की उसको ना पकड़ें और जो फॉर्म 47 वाले हैं उन्हीं को बरकरार रखें, जो जाली फॉर्म 47 वाले हैं। तो ये खेल एक खेला जा रहा है, लेकिन ये अगले मरहले में दाखिल हो गया। और अब होगा क्या? देखिए, होगा ये कि ये एक तो सदारती ऑर्डिनेंस भी आया हुआ है रिटायर्ड जजों वाला कि उनको लगाया जाए, उसके ऊपर तनकीद तो की है चीफ जस्टिस ने, लेकिन साथ ही उन्होंने रास्ता भी दिखाया कि इसको पार्लियामेंट के जरिए कर ले। तो क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट में इस वक्त हुकूमत बनाई हुई है PDM की जमातों ने, तो वो इसकी तौसीह भी कर सकती है। लेकिन देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो फैसला मौजूद है जो काजी फायज़ ईसा ने लिखवाया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मरकजी इस्तदा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती कौन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला अल जहाद केस रियाजुल हक केस की रोशनी में दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं। सलमान अकरम राजा के मुताबिक 10 मई 2023 तक सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल की तकर्री की गई। सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी और कानूनी ड्यूटी पूरी नहीं की। सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आईनी बॉडी है। सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जुडिशल बॉडी नहीं और वो जुडिशल पावर खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि आईनी मामले की तशरीह के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। तो सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी चाहिए थी। सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आईनी तशरीह का है। फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हैं और इसके बाद जो है वो होगा ये कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी बनी हुई है और वो अब ये फैसला करेगी कि इसके लिए जो लार्जर बेंच बनाया जाएगा उसमें कौन से जजेस कैसे शामिल किए जाएंगे। तो जनाब ये मामला आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं कि आने वाली समाअत में ये मामला किस तरफ बढ़ेगा, कैसा लार्जर बेंच बनेगा, कमेटी क्या फैसला करेगी और उसके नतीजे में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। फिर एक चीज़ और है, रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के खिलाफ जो दरखास्त है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसके ऊपर भी जवाब तलब किया गया है फ्रीकैन से। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है कि रिटायर्ड जजेस को क्यों लगाया जाए ट्रिब्यूनल्स में जबकि ये रवायत मौजूद नहीं है। और अगर अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी किया है या अभी इस तरह का कोई जो है वो सदर ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है तो ये पिछले इलेक्शन के ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकता है। ये तो फिर आइंदा जो इलेक्शन होगा उसके ऊपर असरअंदाज होना चाहिए। तो इसमें एक बड़ी लंबी डिबेट है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अदलिया अपनी स्पेस रीगेन कर रही है। जजेस को हरासा करने का एक मामला था, सरगोदा वाले जज के मामले से ये उठा था, वहाँ से फिर इसको आज खुद नोटिस लिया और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये मामले पे इसका जो फैसला है वो सुनाया आज खुद नोटिस का। और जो महफूज फैसला था वो सुनाते हुए उन्होंने कहा DSP सरगोदा ROCTD
सरगोदा और मुतल्लका SHO सरगोदा को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि ATC अदालत के जज की जानिब से जो खतूत लिखे गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी अरसाल किए जाएं, जबकि जस्टिस शाहिद करीम 27 जून से केस पर समाअत करेंगे। अब आप जरा गौर करें कि ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहा है। मामला ये है कि पहले ही 6 जजेस इससे मिलते जुलते खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख चुके हैं। अब ये भी उससे मिलती जुलती एक डॉक्यूमेंट है, एक खत है, तो इसको भी अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया। देखिए, जब से कादी फायद ईसा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया ना कि जब से मैं आया हूँ कोई मुदाखलत नहीं हुई, तब से लेकर अब तक मुल्क के कोने कोने से थां से मुदाखलत की खबरें आ रही हैं। अदलिया में जगह जगह से जजेस और अदलिया के बारे में इस तरह की खबरें आ रही हैं, मुदाखलत की खबरें अब तक आ रही हैं। यानी मैं अपने केसेस के मुतालिक आपको बताऊं कि मुझे जो चीज़ें पता चली कि किस किस्म का दबाव जजेस के ऊपर डाला जाता है मन चाहे फैसले लेने के बावजूद। गो के जजेस की अक्सरियत दबाव नहीं लेती, जजेस की अक्सरियत दबाव में आए बगैर इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला करती है। लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने जब से ये कहा कि कोई दबाव नहीं है, तब से लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में दबाव के वाक़यात लगातार रिपोर्ट होते चले जा रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है। उसमें शाकिर महमूद ऐवान साहब ने एक रिपोर्ट की, उन्होंने कहा इंतसादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जो जज हैं मोहम्मद अब्बास, उनके तहलका खेज कुछ इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं। रिपोर्ट में जज साहब ने बताया कि 25 मई को उन्होंने 4 संभाला तो इनको एक पैगाम मिला कि ISI के अफराद चैम्बर में मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने मिलने से इनकार कर दिया। मुलाकात से इनकार के बाद धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। घर के गैस का मीटर तोड़ दिया गया, बिजली का जो जाली बिल भेजा गया जो बहुत ज़्यादा रकम का था। फिर उन्होंने कहा इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि मज़कूरा बिल अमले की जानिब से वापडा की मिली भगत से भिजवाया गया। अच्छा, उनके मुताबिक उनके करीबी अजीज़ व अकारब की ज़ाती तफसीलात और हरासा किया गया। ये तहरीरी हुक्म के अंदर ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं कि जो जज अब्बास साहब हैं इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के, उन्होंने क्या चीज़ें बर्दाश्त की। साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, वो भी शाकिर महमूद ऐवान साहब ने, साकिब बशीर साहब ने और बाकी जो जर्नलिस्ट हैं कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं उन्होंने रिपोर्ट की हैं। उन्होंने कहा कि जज इंसदादे दहशतगर्दी सरगोदा के असिस्टेंट मुनीब अहमद पर भी क़यामत गुजरी है और उनके भी तहलका खेज इंकशाफात हैं जो तहरीरी फैसले में शामिल हैं। और 13 जून को एक और खुसूसी रिपोर्ट भेजी गई। ये रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी जज मोहम्मद अब्बास के असिस्टेंट से मुताल्लिक थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 11 जून को रात 11:15 बजे 6 से 7 अफराद सिविल कपड़ों में आए। मुनीब अहमद से सादा लिबास में मलबूस अफराद ने जज इंसदादे दहशतगर्दी मोहम्मद अब्बास के फैसलों के बारे में सवालात किए। मुनीब अहमद को मजबूर किया गया कि वो पिछले सफ़े पर लिखे, यानी जो फैसले का पिछला सफ़ा उसके ऊपर लिखे। मुनीब अहमद ने लिखा कि इस अमल से इसकी फैमिली और ख़ास तौर पर बच्चों पर बड़ा गहरा असर पड़ा है। अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इनका एहतराम करना रियासत का फ़र्ज़ है, ये तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना वो पंजाब के अंदर बहुत ही अजीब तरीके से हो रही हैं। बंदे भी गायब हो रहे हैं। अदर मुशवानी के 2 भाई गायब हैं, शहबाज गिल के भाई गायब हैं और वकास साहब एक वो गायब हो गए थे। यानी 4-5 लोग अभी भी गायब हैं। आज एक नई खबर आई है, एक और जो शख्सियत है उनको गायब कर दिया गया। इमरान खान साहब के कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, उनको गायब कर दिया गया लाहौर से। गुलाम शब्बीर, उनको अगवा किया गया है और इनके अगवा का मुकदमा थाना काना में बेटे बिलाल की मुद्दत में दर्ज किया गया। ये शहबाज गिल के बड़े भाई भी हैं। अब मामला ये है कि मरियम नवाज़ की हुकूमत में इतनी बड़ी नाकामी है ये कि लाहौर जो कैपिटल है पंजाब का, वहाँ से हर थोड़े दिन बाद एक बंदा गायब हो जाता है और ना पुलिस को पता है ना किसी एजेंसी को पता है। अदालतें बुला बुला के पूछती रहती हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा। और एक बात यह है कि जितने भी बंदे गायब होते हैं उनका ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ निकलता है। यानी इमरान खान साहब या उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बंदे लगातार पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से गायब होते चले जा रहे हैं। इस चीज़ को सिर्फ रिकॉर्ड पे रखना है। रिकॉर्ड पे इसलिए रखना है कि कल को जब ये अजाब पड़ेगा मरियम नवाज़ की पार्टी पे या नवाज शरीफ की पार्टी पे, तो ये बहुत चाँ करेंगे। तो इनको उस वक्त ये रिकॉर्ड बताया जाएगा कि जब आपके पास यहाँ पे हुकूमत थी तो आपने कख नहीं किया, आपने बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और आप इस जुर्म के अंदर शरीके जुर्म रहे। ये जितने बंदे पंजाब से गायब हो रहे हैं, स्पेशली लाहौर से। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि तोशा खाना वाला केस है जिसमें इमरान खान साहब नायल हुए थे, वो केस दोबारा चलेगा और आज के दिन उसको चलना था जुमेरात के दिन, लेकिन वो केस नहीं चला।
इसकी जो वजह है वो मुझे साकिब बशीर साहब ने बता दी थी, बल्कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। हुआ ये है कि यही केस तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर किया हुआ था। तो जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुआ है तो यहाँ पे इस वजह से इसको नहीं सुना जा रहा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस ज़ेरे इल्तवा है जिस पर अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। ये केस अगर चलेगा तो इमरान खान साहब के ऊपर से नाअहली ख़त्म हो जाएगी, और जिस केस में वो पहले अंदर गए थे तोशाखाना में, वो तो केस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आमिर फारूक साहब ने इस केस को लटका कर रखा हुआ है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे कहा कि जनाब हम अपनी ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, आप ये केस ना सुने, लेकिन इसके बावजूद वो केस वापस नहीं ले रहे। अगर वो वापस ले ले तो लाहौर हाई कोर्ट इसका फैसला कर सकता है। उन्होंने अपने पास भी इसको लटकाया हुआ है, इल्तवा में रखा हुआ है। जो रिपोर्टर्स ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी आमिर फारूक साहब ने जानबूझकर इसको रखा हुआ है ताकि इमरान खान साहब की नाअहली का जो मामला है वो सेटल ना हो सके। अब तक जो रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं, जो जर्नलिस्ट कोर्ट्स को कवर करते हैं, उनकी राय में ये है। नाज़रीन, कुछ और बड़ी खबरें हैं जिनमें एक खबर तो ये है कि मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। साल के सबसे बड़े दिनों में से एक दिन 21 जून को, यानी शदीद तरीन गर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इसके कारकुनों का कॉन्फिडेंस देखकर मैं हैरान हो रहा हूं। ये वो मुल्क है जहां पे गर्मी के अंदर कोई तहरीक, जलसा, जुलूस, इंडोर मीटिंग करने का भी नहीं सोचता था, लेकिन इस मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी और तगड़ी हो गई है कि वो अब ये कहते हैं कि हम साल के गर्म तरीन दिन में, ये 22 जून सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून वाले दिन उन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे। ये जुमे का दिन होगा और वो ये कह रहे हैं जी हम निकलेंगे कल के दिन में और एहतजाज करेंगे। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल के ऊपर कितना रिस्पॉन्ड किया जाता है उनके वर्कर्स की जानिब से। फजलुर रहमान साहब को कुछ ऑफर्स की गई हैं, अगले वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।